व्याकरण क्या है, क्यों सीखते हैं व्याकरण को, किस लिए सीखना पड़ता है व्याकरण को, और व्याकरण से हम क्या कर सकते हैं, वो सब बताऊंगी मैं। कि व्याकरण हम किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने के लिए, किसी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, किसी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। भाषा का शुद्ध उच्चारण के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। व्याकरण हर भाषा की होती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, किसी भी भाषा हो, उसका शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण को सीखते ही है। शुद्ध उच्चारण के लिए, भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण सीखते हैं। उच्चारण के लिए, भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण सीखते हैं। व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग है। व्याकरण के 3 अंग है। व्याकरण के 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार फर्स्ट आता है वर्ण विचार। सेकंड आता है शब्द विचार। शब्द, और थर्ड आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब वर्ण क्या है? कहाँ से आया वर्ण? भाषा के मतलब भाषा की लिखित रूप को कोई आकृति प्रदान करते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। कि भाषा की लिखित रूप को एक आकृति प्रदान की है हमने, कि ये आकृति हम भाषा को ऐसे बोल सकते हैं, तो उसी को हम वर्ण कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को, भाषा को चित्रित करने के लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। और वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा से वर्ण बना, और वर्ण से शब्द बना है, और शब्द से वाक्य बने हैं। ऐसे ये सब एक दूसरे से बने हैं। अब वर्ण विचार क्या है, कैसे है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को, मतलब भाषा की सबसे जो छोटी मौखिक इकाई होती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? कि सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और लिखित मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और लिखित वर्ण। और अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई, छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर शब्द होती है, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई, छोटी इकाई वाक्य होती है। ऐसे भाषा है, और भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है।
भाषा का सबसे बड़ा अंग। वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य ही होता है। भाषा अब भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई वाक्य होती है। और ट्यूशन पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि होगी। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। और भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई वाक्य होती है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य को मानते हैं। ऐसे भाषा की इकाइयाँ। और अब हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या है और कैसे बना वर्ण, वो तो बता दिया कि भाषा की लिखित या चित्रित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण 52 है, कुल वर्ण 52 है। अब 52 वर्ण कौन कौन से हैं और वर्णों के कतार में लगाना ही वर्णमाला कहलाता है। मोतियों की कतार से बनी माला को मोतीमाला कहते हैं। ऐसे वर्णों के सार्थक समूह से बनी माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, कौन कौन से कितने वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है वो बताऊंगा। 2 भागों में बांटा है, एक तो व्यंजन और एक स्वर। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन और स्वर। स्वर क्या है? स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, हम जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे शब्द के, बिना किसी सहायता से करें, जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिनका स्वतंत्र होता है उसे वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र होता है वर्ण कहलाता है। और जिनका उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं हो, उसे व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं हो, उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, जो किसी शब्द की या किसी वर्ण की, जो किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, की सहायता से बोले जाते हैं, से बोले जाते हैं, बोले जाते। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। अब स्वर। स्वर में क्या क्या कौन से वर्ण आते हैं? स्वर में स्वर 11 होते हैं और 2, वैसे तो स्वर हिंदी में 13 होते हैं, लेकिन 2 को हम अयोगवाह ध्वनियां मानते हैं, उनको स्वर नहीं मानते हैं। वैसे तो स्वर 11 है, उसमें से ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ, ये तो स्वर होते हैं। और इनमें 2 अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। इसमें एक री भी आता है, री, और एक री भी आता है इनके बीच में। और 2 अयोगवाह ध्वनियां होती हैं, अयोग
वाह है, इनको अयोगवाह ध्वनि बोलते हैं। अयोगवाह ध्वनि कौन कौन सी है? अंग और अ है, इनको हम अयोगवाह ध्वनियाँ बोलते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ अंग और अ है, और स्वर 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हो गए और 2 अयोगवाह हो गए, तो कुल स्वर 13 होते हैं। कुल 13। अव्यंजन में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन 33 है। अब 33 कौन कौन सी तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, तो पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? व्यंजन को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इस व्यंजन में पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। स्पर्श में 25 वर्ण आते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और फिर आता है तस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, अब उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? उष्म व्यंजन की कितनी संख्या है? उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। और फिर आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, और ड, च, छ, ज और झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, और न। फिर आता है प, फ, ब, और म। यह हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन।